Now this question is a very important question. देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि blades of a windmill sweep out a circle of area A. If the wind flows at a velocity v perpendicular to the circle, what is the mass of the air passing through it in time t? What is the kinetic energy of the air? And if we assume that windmill converts 25% of wind energy into electrical energy, and area is given to us, velocity of air and density of air is given to us, we have to find the electrical power produced. तो देखो जब हम एक विंड मिल की बात करते हैं तो विंड मिल में देखो हमारे पास ये जैसे एक विंड मिल है तो यहाँ पे ब्लेड्स हैं और ये ब्लेड्स जब रोटेट करेंगे तो ये एक सर्कल जितना एरिया स्वीप करेंगे, जैसे फैन होता है हमारा, तो फैन के ब्लेड्स जब घूमते हैं तो अगर आप उसको देखो तो जो आपका एरिया बन रहा है वो एक सर्कल जितना एरिया बन रहा है। तो यहाँ पे जब ये ब्लेड्स घूमेंगे तो ये ब्लेड्स घूमते हुए एक सर्कल जितना एरिया फॉर्म करेंगे और एयर जो है वो इस सर्कुलर एरिया के थ्रू कट करके पास करेगी। तो मेरे पास यहाँ पर एक गिवन सर्कुलर एरिया है और ये जो सर्कुलर एरिया है इस सर्कुलर एरिया में से एयर कट करके जो है वो मूव कर रही है परपेंडिकुलर टू द एरिया। तो ये आपकी एयर जो है ये पास कर रही है फ्रॉम दिस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। तो ये आपके ब्लेड्स हैं जो घूम रहे हैं, इन्होंने सर्कुलर क्रॉस सेक्शन कंप्लीट किया और वो जो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है वो ए है। अच्छा, अब यहाँ से जब एयर मूव कर रही है तो लेट अस से एयर जो है वो v वेलोसिटी से कट करके पास कर रही है थ्रू दिस विंड मिल। तो ये विंड मिल से जो एयर है वो v वेलोसिटी से परपेंडिकुलर टू द एरिया पास कर रही है। अगर मैंने यहाँ पे देखना है कि हाउ मच मास ऑफ द एयर इज बीइंग गिवन आउट, तो मास को अगर हम लें तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, because density is mass over volume. तो mass is density into volume. अच्छा, अगर मैंने यहाँ पे देखना है कि in unit time how much mass will be blown out from this windmill, तो mass over time, तो यहाँ पे हमने नीचे टाइम के साथ डिवाइड कर दिया। अब ये जो आपका वॉल्यूम है, दिस वॉल्यूम कैन बी रिटन एज एरिया इनटू लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। अब ये जो हमारे पास लेंथ ओवर टाइम है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एयर ओवर टाइम, दैट इज वेलोसिटी विद विच द एयर विल कट। तो व्हाट वी गेट इज दैट मास पर यूनिट टाइम which is passing through this windmill will be equal to rho, that is density of the air, into area of cross section into velocity of the air. और अगर मैंने देखना है कि हाउ मच इज द मास विच इज कमिंग आउट इन गिवन टाइम t, तो ये जो नीचे टाइम है ये यहाँ जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, तो इन गिवन टाइम t ये टाइम ऊपर आके मल्टीप्लाई हो गया, तो इन गिवन टाइम t द मास which is being passing through this windmill will be given by this relation, that is rho into a into v into t. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, समटाइम्स कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं इसके बेसिस पे। तो ये वाला कंसेप्ट हमने एक एयर के केस में लगाना है, एक वाटर के केस में भी लगाना है। जैसे हमने पहले भी एक बार वाटर को स्टडी किया था, जब एक पाइप में से वाटर निकल रहा था और वॉल को आके हिट कर रहा था। तो जब भी वाटर फ्लो कर रहा है एक पाइप में से या विंड मिल में से ये एयर पास कर रही है, तो आप ये वाला कंसेप्ट हमेशा लगाओगे, मास ओवर टाइम वाला। अच्छा, अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो हो गया कि यू हैव टू कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी। फर्स्ट पार्ट था आपने मास निकालना था कि कितना मास ऑफ एयर पास कर रहा है, अब आपने काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो है दैट इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर, और m तो आप निकाल चुके हो कि हाउ मच मास इज कमिंग आउट इन टाइम t।
तो ये मास ऑफ द एयर है विच इज़ बीइंग पासिंग थ्रू इन टाइम टी। तो आपकी जो काइनेटिक एनर्जी आएगी, क्योंकि विंड मिल क्या करेगी, एयर को ब्लो करेगी, वो जो एयर है जिस वेलोसिटी से मूव करेगी, अगर वो v है, तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो हाफ एम वी स्केयर, दैट इज हाफ m इज रो a v into t into v square. So the kinetic energy here will be equal to half rho a v cube into t. तो ये हमारे पास वो काइनेटिक एनर्जी है जो हम ऑब्जर्व करेंगे, जो ये एयर एक्वायर करेगी इस विंड मिल में से पास होने के बाद। अच्छा, अब जो थर्ड पार्ट है वो ये है कि अगर 25% ऑफ द विंड एनर्जी जो है दैट इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, देन वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिकल पावर प्रोड्यूस्ड। तो 25% ऑफ योर विंड एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो पहले तो विंड एनर्जी जो यहाँ पर है वो काइनेटिक एनर्जी है, मतलब विंड से जो एनर्जी आ रही है वो कौन सी है, वो काइनेटिक, ये काइनेटिक एनर्जी है। तो जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी दैट इज 25% ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो 25% ऑफ काइनेटिक एनर्जी मतलब 25/100, तो 25/100 मतलब 1/4। तो 1/4 ऑफ दिस काइनेटिक एनर्जी हाफ रो a v क्यूब t। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक एनर्जी आ गई एंड वी वांट टू फाइंड द इलेक्ट्रिक पावर। तो हम इलेक्ट्रिक पावर निकालना चाहते हैं। तो व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक पावर? तो पावर का फॉर्मूला क्या है? पावर का फॉर्मूला जो है दैट इज एनर्जी ओवर टाइम। तो पावर का फॉर्मूला हो गया एनर्जी ओवर टाइम। तो हमारे पास ये जो गिवन एनर्जी है दैट इज हाउ मच? तो ये आपके पास 25/100 दैट इज 1/4। तो दिस इज 1/8 रो a v क्यूब इंटू टी डिवाइडेड बाई टी। तो आपके पास यहाँ पे देखो ये टाइम कैंसिल हो गया, तो आपके पास जो गिवन वैल्यू है दैट इज 1/8 रो a इंटू वी क्यूब। बस अब वैल्यूज पुट कर दो। आपके पास जो डेंसिटी है वो आपको कितनी दी हुई है? 1.2। एरिया आपको कितना दिया हुआ है? 30। एंड वेलोसिटी जो है वो 36 किलोमीटर पर आवर है। तो दैट इज 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, तो दैट विल बी 10 मीटर पर सेकेंड। तो 10 मीटर पर सेकेंड मतलब 10 क्यूब। तो सॉल्व दिस एंड यू विल गेट योर रिक्वायर्ड आंसर। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो दिस विल कम आउट टू बी 4500 वॉट। तो 4500 वॉट दैट इज 4.5 किलोवाट। सो दिस इज योर इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस। तो ये आपका गिवन आंसर है। सो दिस इज योर गिवन आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट ऑटोमोबाइल मूविंग विद स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर reaches an upward inclined road of angle 30 degree. Its engine is switched off. If the coefficient of friction is 0.1, how much distance will the automobile move before coming to rest? तो देखो ये जो आपका गिवन क्वेश्चन है इसमें हमें दिया हुआ है कि एक ऑटोमोबाइल है and this automobile is moving on an upward inclined road and that angle of inclination is how much? 30 degree. तो यहाँ पर एक व्हीकल है और वो व्हीकल ने ऊपर जाना है और ये जो व्हीकल है इसकी राइट नाउ जो वेलोसिटी है वो है 36 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी हुई दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड, 5/18। तो ये 10 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी है जिससे ये ऊपर जा रहा है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर जो सरफेस है वो रफ है। तो द सरफेस इज रफ एंड क्वेश्चन इज दैट हाउ मच डिस्टेंस इट विल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। अच्छा, हाउ मच डिस्टेंस इट विल ट्रेवल? तो इट विल गो अप
and let us say after traveling a distance s, suppose after traveling a distance of s it comes to rest. तो देखो जब ये ऊपर जा रहा है तो कौन कौन सी फोर्सेस हैं जो इसको रोकेंगी? हाँ जी, कौन कौन सी फोर्सेस हैं? व्हेन इट इज गोइंग अप, एक आपका वेट का कंपोनेंट है जो इसको रोकेगा। अच्छा, वो वेट का कंपोनेंट कितना है? mg साइन थीटा, ये रोकेगा। अच्छा, दूसरा कौन सा कंपोनेंट है? फ्रिक्शन। दूसरा आपका जो कंपोनेंट है दैट इज व्हाट? दैट इज फ्रिक्शन, जो आपको ऊपर जाने से रोकेगा। अच्छा, ये जो फ्रिक्शन है इसकी वैल्यू कितनी है? म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे कितना आएगा? mg cos थीटा, क्योंकि जो आपका यहाँ पे वेट कंपोनेंट है वो हो गया mg cos थीटा, और आपका नॉर्मल रिएक्शन ये आ गया n, दैट इज वेट एंड नॉर्मल रिएक्शन विल बैलेंस ईच अदर, तो ये एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। अच्छा, जब ये बैलेंस करेंगे तो नेट फोर्स जो आपकी डाउनवर्ड्स लग रही है वो कितनी हो जाएगी? mg साइन थीटा प्लस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अच्छा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो कितना हो गया? म्यू mg cos थीटा, तो ये आ गया mg साइन ऑफ थीटा प्लस म्यू cos थीटा। ये आपकी नेट फोर्स आ गई जो आपको ऊपर जाने से रोक रही है। अच्छा, आप ध्यान से नोटिस करो, ये स्टॉपिंग फोर्स है। तो हमने एक फॉर्मूला किया था, कि स्टॉपिंग फोर्स इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ओवर स्टॉपिंग फोर्स। तो ये हमने रिलेशन किया हुआ है, देखो कि अगर कोई फोर्स आपको रोक रही है और आप आगे जाते जाते रेस्ट पे आते हो, तो जो फोर्स आपको रोक रही है वो हो गई स्टॉपिंग फोर्स, और आपके अंदर जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी वो ये हो गई। अल्टीमेटली आप रेस्ट पे आए, तो आपने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो ये है, दिस इज स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो हमने क्वेश्चन में यही स्टॉपिंग डिस्टेंस ये ऐसे ही निकालना है। तो यहाँ पे देखो ये स्टॉपिंग डिस्टेंस फिर कितना हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर ओवर योर दिस नेट फोर्स इज द स्टॉपिंग फोर्स। तो ये स्टॉपिंग फोर्स हो गया mg साइन थीटा प्लस म्यू cos थीटा। तो बस अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, आपको वैल्यूज जो है यहाँ पे पता है। योर गिवन वैल्यू हाफ इंटू 10 स्क्वायर ओवर 10 साइन 30 एंड म्यू इज 0.1। तो हमें क्वेश्चन में ये म्यू दिया हुआ है, म्यू की वैल्यू 0.1 इंटू कॉस ऑफ 30। तो पुट द वैल्यूज हेयर, व्हेन वील पुट द वैल्यूज, तो यहाँ पे जो हमारा ये स्टॉपिंग डिस्टेंस आएगा दैट विल कम आउट टू बी 8.53 मीटर। तो ये हमारा गिवन डिस्टेंस आ गया। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो देखो ये क्लियर है कैसे किया हमने, और मेन है ये फॉर्मूला याद होना, क्योंकि अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं होगा तो फिर काइनेमेटिक्स वाला सिस्टम लगाना पड़ेगा। काइनेमेटिक्स वाला क्या कि नेट फोर्स विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, फिर वो नेट फोर्स को मैं इसके साथ रिलेट करूंगा, एक्सेलरेशन निकालूंगा, फिर हम ऊपर v स्केयर माइनस यू स्केयर 2as फॉर्मूला लगाएंगे, तो लंबा हो जाएगा। लेकिन अगर हम ये वाला फॉर्मूला जो हमने किया था इसको याद रखेंगे तो देखो एक स्टेप में आंसर आ गया। तो वी नीड टू रिमेंबर दीज स्मॉल फॉर्मूलाज। हाँ जी, क्लियर है? नाउ दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन। Two inclined frictionless tracks, one gradual and other steep, meet at O, from where two stones are allowed to slide down from rest, one on each track. Will the stones reach the bottom at same time? And will they reach with the same speed? Explain. तो हमारा जो क्वेश्चन है उसमें हमें दिया हुआ है दो स्लोप्स हैं, एक ग्रेजुअल है, ये ग्रेजुअल है,
ग्रेजुअल का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा स्टीप ना हो, जो आसानी से आप जिसको चढ़ सकते हो, जिसका थीटा स्मॉल है। और दूसरा जो आपका स्लोप है वो स्टीप है। स्टीप का मतलब कि वो जो स्लोप है उसका एंगल बहुत ज़्यादा है, अगर आपने इसको चढ़ना है तो ये बहुत डिफ़िकल्ट है। तो यहाँ पे ये दो स्लोप्स हैं, एक ग्रेजुअल है, ग्रेजुअल का मतलब होता है जिसका थीटा स्मॉल हो, और स्टीप होता है जिसका थीटा ज़्यादा हो। तो ग्रेजुअल ग्रेजुअल हो गया, ये ग्रेजुअल हो गया, और ये आपका स्टीप हो गया। और ऑब्वियसली जो स्टीप का स्लोप होगा वो हमेशा ग्रेजुअल से ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे जो टॉप है वहाँ से हमने दो बॉडीज़ को रिलीज़ किया, तो मैंने ये टॉप से दो बॉडीज़ को रिलीज़ किया। एक बॉडी जो है उसने ये ग्रेजुअल स्लोप पे मूव किया है, दूसरी बॉडी ने ये स्टीप स्लोप पे मूव किया है। क्वेश्चन है कि जब ये बॉडीज यहाँ पे बॉटम पे पहुंचेंगी, व्हेन दीज बॉडीज रीच द बॉटम, तो विच वन विल रीच विद मोर वेलोसिटी, ज़्यादा वेलोसिटी किसकी होगी? तो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट केस है इसमें जो बॉडी आएगी, और जो सेकंड केस है इसमें बॉडी आएगी, कौन से वाले केस में ज़्यादा वेलोसिटी से बॉडी ग्राउंड पे रीच करेगी? हाँ जी, क्या लगता है आपको? देखो यहाँ पे आपने पॉइंट ओ से जब इसको रिलीज किया है, तो जो आपकी हाइट है यहाँ पे वो सेम आ रही है, वर्टिकल हाइट दोनों के लिए वर्टिकल हाइट सेम आ रही है, क्योंकि आपने पॉइंट ओ से जब रिलीज किया तो दोनों की वर्टिकल हाइट सेम है। तो अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट केस के लिए जो फर्स्ट स्लोप है, अगर मैं इसके लिए स्टडी करूँ, तो यहाँ पे आप क्या नोटिस करोगे, ये जगह लेटर से मैं कह देता हूँ बी, और ये जगह को मैं कह देता हूँ सी। तो जो फर्स्ट केस है इसमें मैकेनिकल एनर्जी एट द टॉप एंड मैकेनिकल एनर्जी एट द बॉटम सेम होगा, क्योंकि फ्रिक्शनलेस ट्रैक है। अगर फ्रिक्शनलेस है तो यहाँ पे सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। अच्छा, अगर कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं तो यहाँ पर जो आपकी एनर्जी आएगी वो आएगी हाफ एम वी, तो ज़ीरो है क्योंकि ये यू अलाउ इट टू मूव डाउन फ्रॉम रेस्ट, तो आपने यहाँ पे रेस्ट से उनको नीचे रिलीज किया है, तो आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो तो ज़ीरो हो गई। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? mgh। अच्छा, यहाँ पे जब आप बी पे आओगे, यहाँ पे आओगे, तो आपकी जो काइनेटिक एनर्जी वो कितनी है? हाफ एम बी स्केयर, एंड आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी? ज़ीरो। तो यहाँ पे अगर मैं वेलोसिटी निकालूं तो वेलोसिटी आ गई 2h अंडर रूट। तो हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि ये जो फर्स्ट ब्लॉक है वो 2gh अंडर रूट से नीचे आ गया। अगर मैं अब केस 2 लूं, अब केस 2 में मैकेनिकल एनर्जी एट O विल बी इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट C। ये O पे और C पे मैकेनिकल एनर्जी सेम है और फ्रिक्शनलेस है, इसीलिए सेम है क्योंकि यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं O पे देखूँ तो काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो, पोटेंशियल एनर्जी mgh, और हाफ m v2 स्केयर प्लस ज़ीरो। तो यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो देखो v2 की वैल्यू कितनी आई? 2gh अंडर रूट। तो मैं क्या नोटिस कर रहा हूँ? बोथ when reach the ground will have same velocities, both will have same velocities। तो यहाँ पे क्वेश्चन था कि will the stone reach the bottom at same time, और दूसरा था will they reach there with same speed। तो यहाँ पे yes, they will reach with same speed, yes, they will reach at same speed। दोनों की स्पीड जो है वो 2gh अंडर रूट होगी। एंड व्हाट अबाउट द टाइम? अब टाइम के बारे में क्या विचार है?
विल द स्टोन रीच द बॉटम एट सेम टाइम। तो देखो यहाँ पे अगर मैं एक्सेलरेशन देखूं तो इस केस में जो एक्सेलरेशन आएगी वो जी साइन थीटा 1, और अगर मैं यहाँ पे एक्सेलरेशन देखूं तो ये एक्सेलरेशन जो आएगी वो कितनी आएगी, जी साइन थीटा 2। ये तो पता हमने लॉज ऑफ मोशन में बहुत बार किया हुआ है। रिजॉल्व करोगे एम जी साइन थीटा एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा वेट के साथ नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा, और जो एम जी साइन थीटा वो आपके ब्लॉक को नीचे लेके आएगा। तो जो एक्सेलरेशन यहाँ पे आ रही है वो है जी साइन थीटा 1, जो यहाँ पे आ रही है वो क्या है, जी साइन थीटा 2। अच्छा, फॉर अ गिवन केस ए कांस्टेंट है, तो अगर ए कांस्टेंट है तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अच्छा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो यहाँ पे नीचली दोनों रेस्ट से स्टार्ट हुए हैं, तो हमारे पास जो t है वो आ गया v बाई ए, टी आ गया v बाई ए। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे लूँ ये टाइम लूँ, टाइम टेकन फ्रॉम ओ टू बी, और ये टाइम ले लूँ टाइम टेकन फ्रॉम ओ टू सी, तो अगर मैं यहाँ पे टाइम टेकन फ्रॉम ओ टू बी लूँ जो कि फर्स्ट केस का टाइम है, तो उसमें आपके पास फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि v इज द फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी v1, और एक्सेलरेशन कितनी होगी g साइन थीटा 1। तो जो पहले केस में जो टाइम लगा वो आपको ये लगा। अच्छा, दूसरे केस में जो टाइम लगा फ्रॉम ओ टू सी, ये वाला, ये ओ टू सी, तो इस केस में अगर मैं टाइम लूँ, मतलब ये ओ से लेके सी तक का टाइम, तो ये v जो है ये फाइनल वेलोसिटी है, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी v2, और कितनी एक्सेलरेशन से आप इसको ट्रेवल कर रहे हो, दैट इज g साइन थीटा 2। अच्छा, v1 v2 इक्वल है, तो अगर मैं यहाँ पे t1 t2 को डिवाइड कर दूँ, ये जो O2C अगर मैं इसको t2 कहता हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं t1 और t2 को डिवाइड कर दूँ तो v1 v2 तो आपके कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास देखो ये वैल्यू कितनी आ गई, v1 ओवर g साइन थीटा 1, और ये आ गया v2 g साइन थीटा 2। तो हमारे पास देखो ये v1 v2 g कैंसिल, एंड दिस वैल्यू इज साइन थीटा 2 ओवर साइन थीटा 1, एंड थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1, तो ये जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन 1 है, और अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो t1 इज ग्रेटर देन t2। So it will take more time on gradual slope to come down and less time on the steep slope. So more time will be on gradual slope. Gradual slope पे ज़्यादा टाइम लगेगा और steep पे कम टाइम लगेगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास था कि will the stone reach at same time, answer is no. They will not reach at same time. More time is for gradual slope. For gradual slope, more time will be taken for the block to come down, and for steep it will take less time. तो steep के लिए less time लगेगा। तो देखो ये क्लियर है कि कैसे सॉल्व किया हमने, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर वो कहता क्या है कि यू हैव अ 1 kg ब्लॉक situated on a rough incline connected to a spring of spring constant 100 Newton per meter. The block is released from rest with spring in the unstretched position. तो spring unstretched position पे है और ब्लॉक को हमने रेस्ट से रिलीज किया। Now the block moves 10 centimeter down the incline before coming to rest. तो दोबारा ब्लॉक नीचे गया, पर नीचे जाते 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 वो स्लो होता गया। क्यों स्लो होता गया? क्योंकि जब नीचे जाएगा तो स्प्रिंग एक्सटेंड होगा, तो स्प्रिंग के अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स आएगी, वो बढ़ती जाएगी, तो वो स्प्रिंग के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ती जाएगी, और एक टाइम आएगा जब ब्लॉक फिर दोबारा किस पे आ गया, रेस्ट पे। एंड फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द इंक्लाइन। So here in this particular question we have to find the value of mu. अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो
यहाँ पे अगर आप इस क्वेश्चन को प्रॉपरली ऑब्जर्व करो तो आप क्या नोटिस कर रहे हो कि ये जो गिवन ब्लॉक है ये जब नीचे जाएगा तो ये स्प्रिंग जो है इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स आएगी, और जब ये ब्लॉक नीचे जाएगा तो यहाँ पे फ्रिक्शन भी डेवलप होगी, क्योंकि जब ये मूव करेगा तो देयर विल बी काइनेटिक फ्रिक्शन इन्वॉल्व. तो हाउ विल सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? वी नो that your change in mechanical energy is equal to work done by non-conservative force, और non-conservative force जो यहाँ पर involved है that is friction. Initially when the spring was in unstretched position, your mechanical energy at the start, तो योर इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी ये जो है ये कब है? व्हेन स्प्रिंग इज एट अनस्ट्रेच्ड पोजीशन. तो आपकी जो मैकेनिकल एनर्जी है दैट इज सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल. अच्छा, काइनेटिक एंड पोटेंशियल. तो बताओ इनिशियली काइनेटिक एनर्जी क्या है? तो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी जो है वो जीरो है, क्योंकि वो कह रहा है कि ब्लॉक रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट. तो ब्लॉक रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो है. अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी. तो स्प्रिंग अनस्ट्रेच्ड है, तो स्प्रिंग अनस्ट्रेच्ड है तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी जीरो, बिकॉज योर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग इज हाफ kx². एंड पोटेंशियल एनर्जी दो होती हैं, एक ग्रेविटेशनल एनर्जी भी होती है, और इस ब्लॉक ने नीचे जाना है अंडर ग्रेविटी, तो इसका मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को भी मैं कंसिडर करूंगा. और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को जब हमने कंसिडर करना है तो हम किसी भी एक पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट मान सकते हैं. तो मैंने इनिशियली जहां पर ये ब्लॉक इनिशियली था उस जगह को रेफरेंस मान लिया, तो रेफरेंस मान लिया तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी? जीरो. तो मेरी दोनों पोटेंशियल एनर्जी जीरो हैं. कौन सी? स्प्रिंग वाली भी, स्प्रिंग के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी वो भी जीरो, और ग्रेविटी के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी वो भी जीरो. स्प्रिंग के कारण क्यों? क्योंकि स्प्रिंग अनस्ट्रेच्ड है. ग्रेविटी के कारण क्यों? क्योंकि अभी राइट नो जहां ब्लॉक है, अभी जहां ब्लॉक है मैंने उस जगह को जीरो मान लिया. हाँ जी, ये बातें क्लियर है? देखो जो बात मैं बोल रहा हूं, अगर आप इस चीज को अपने ब्रेन में ऐसे एनालाइज करोगे तो क्वेश्चन लेस स्टेप्स में हो जाएगा. अदरवाइज आपको यहाँ पे फ्रिक्शन बनानी पड़ेगी, स्प्रिंग की फोर्स बनानी पड़ेगी, इसको नीचे लेके जाना पड़ेगा, वो बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा. इसको करने का एक और मेथड है, फोर्सेस. सारी फोर्सेस देखो कौन कौन सी लग रही हैं और फिर इसका मोशन निकालो, नेट फोर्स निकाल के इसका मोशन निकालो, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. अच्छा, अब ये मेरी इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी आ गई. अब मैं फाइनल मैकेनिकल एनर्जी देखता हूँ. फाइनल मैकेनिकल एनर्जी जो है वो फाइनली काइनेटिक एंड पोटेंशियल का सम होगा. फाइनल कब? व्हेन दिस ब्लॉक गोज डाउन. फाइनल कब? व्हेन दिस ब्लॉक गोज डाउन बाय 10 मीटर. जब ये ब्लॉक 10 मीटर से नीचे चला गया, क्योंकि क्वेश्चन था कि 10 मीटर नीचे गया, क्वेश्चन था सॉरी 10 सेंटीमीटर नीचे गया, और 10 सेंटीमीटर नीचे जाके इट अगेन कम्स एट रेस्ट. ये नीचे गया 10 सेंटीमीटर, आपको दिया कि ये नीचे गया 10 सेंटीमीटर, इट गोज डाउन बाय 10 सेंटीमीटर एंड अगेन कम्स एट रेस्ट. ये चीज बताई हुई है. तो अब ये फाइनल, फाइनल मतलब जब ये फाइनली 10 सेंटीमीटर नीचे गया, तो मैं अब देखना चाहता हूं कि फाइनली जब ये 10 सेंटीमीटर नीचे गया तो क्या हुआ. तो दिस गोज डाउन बाय 10 सेंटीमीटर. नाउ व्हेन इट गोज बाय 10 सेंटीमीटर तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? अगेन जीरो. वाई जीरो? क्योंकि इट अगेन कम्स एट रेस्ट. हाँ, अब आ गई पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी एक हो गई हाफ kx². वाई हाफ kx²? बिकॉज स्प्रिंग अब स्ट्रेच हो जाएगा. कितना स्प्रिंग स्ट्रेच होगा? अगर ये नीचे जाएगा बाय x तो स्प्रिंग भी आगे जाएगा बाय x. ये नीचे कितना गया? 10 सेंटीमीटर. तो स्प्रिंग के केस में x कितना आएगा? 10 सेंटीमीटर. तो स्प्रिंग गेट्स स्ट्रेच्ड, and when the spring gets stretched there will be
इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन द स्प्रिंग। व्हाट अबाउट ग्रेविटी? अब ग्रेविटी को जरा देखो जरा, तो ये आपकी हाइट है, ये आपकी हाइट, पर ये हाइट आपके रेफरेंस लेवल, ये देखो रेफरेंस लेवल से ऊपर नहीं है, रेफरेंस लेवल से नीचे है। और हमने क्या कहा था कि हम अगर एक लेवल को जीरो मानते हैं तो अगेंस्ट ग्रेविटी जाओगे तो एनर्जी विल बी पॉजिटिव, और अगर आप अलोंग ग्रेविटी आओगे तो एनर्जी विल बी नेगेटिव। तो देखो मैंने यहाँ पे इसमें क्या देखा कि जब मैं ये 10 सेंटीमीटर ऑन द इंक्लाइन आ रहा हूँ तो ग्रेविटी के कारण जो मेरी हाइट है वो एच है, पर वो हाइट नहीं, वो डेप्थ है। डेप्थ क्यों? क्योंकि मैं नीचे जा रहा हूँ। तो यहाँ पे जो मेरी पोटेंशियल एनर्जी आएगी दैट विल बी माइनस mgh। अब ये माइनस पता लगा क्यों डाला मैंने? आना तो प्लस था, पर मैं नीचे जा रहा हूं इसलिए मेरी एनर्जी नेगेटिव में आ गई। एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस h? इस h की वैल्यू क्या होगी? तो इस h की अगर मैंने वैल्यू निकालनी है तो व्हाट आई नोटिस इज दैट ऑन द इंक्लाइन आई एम मूविंग डाउन बाय हाउ मच? 10 सेंटीमीटर, एंड दिस इज योर हाइट, दिस एंगल इज योर थीटा। वाई दिस एंगल इज थीटा? क्योंकि ये इंक्लाइन था, ये देखो ये इंक्लाइन है, तो ये दोनों हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, और हॉरिजॉन्टल लाइन की ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, और अगर ये इंटरसेक्टिंग लाइन है तो आपका ये थीटा है, ये आपका थीटा है। तो अगर ये आपका थीटा है तो यहाँ पर ये आपका थीटा हो गया, एंड इट इज गिवन दैट योर थीटा इज हाउ मच? 37 डिग्री। तो आपको थीटा की वैल्यू दी हुई है, कितनी वैल्यू दी हुई है? 37 डिग्री। सो द वैल्यू ऑफ थीटा हेयर इज 37। तो हाउ यू विल फाइंड दिस? 90 के सामने क्या आ गया? हाइपोटेन्यूज। ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर। सो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज इज साइन ऑफ 37। साइन 37 इज 3/5। तो परपेंडिकुलर इज हाइट 10 सेंटीमीटर इंटू 3/5, सो दिस विल बी 6 सेंटीमीटर। तो ये जो हाइट है ये आपकी 6 सेंटीमीटर आ गई। तो यू गो डाउन बाय 6। हाँ जी, क्लियर है? अब जब आप ऐसे नीचे आए तो यहाँ पर ये आपकी फाइनल मैकेनिकल एनर्जी होगी, ये फाइनल मैकेनिकल एनर्जी होगी, ये इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी होगी। अब आ गया वर्क डन, और वर्क डन किसके कारण निकालना है? वर्क डन बाय योर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, दैट इज फ्रिक्शन। दैट विल बी इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन टू। यू आर गोइंग डाउन, आप नीचे जा रहे हो, फ्रिक्शन कहाँ लग रही है? आपके मोशन के ऑपोजिट। तो फ्रिक्शन आपके मोशन के ऑपोजिट, तो 180। और फ्रिक्शन यहाँ पे जो होगी वो किसके इक्वल होगी? फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू म्यू आर इंटू एस, कॉस 180 इज -1। तो what will be your given work done due to friction? The work done due to friction will be equal to minus mu mg sine of 37 into s. Here what is s? S is the distance which you have traveled. हाँ जी, पता लग रहा है क्या किया हमने? अब मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा दैट चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी विल बी इक्वल टू वर्क डन बाय फ्रिक्शन, and change in mechanical energy means your final mechanical energy minus initial mechanical energy will be equal to minus mu mg sine of 37 into s. Final mechanical energy is half kx square minus mgh. Initial is 0, तो ये final फिर initial is 0 minus mu into mg into sine of 37 into s. अब वैल्यूज पुट कर दो, म्यू निकालना है आपने। तो अब वैल्यूज यहाँ पर ये एम जी कॉस 37, इसको साइन नहीं, इसको कॉस। वाई कॉस? बिकॉज योर म्यू इज इक्वल टू आर एंड आर इज इक्वल टू एम जी कॉस 37। तो ये कॉस 37, तो यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दो, बिकॉज आर विल बी इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। जो आर है वो एम जी कॉस थीटा है, तो यहाँ पर ये आपने इसको एम जी, ये कॉस 37। तो यहाँ पर अब आपके पास देखो वैल्यू पुट कर दो, म्यू निकालो, दिस इज हाफ ऑफ 100 इंटू 0.1 स्केयर माइनस 1 इंटू 10 इंटू 6/100। यूनिट्स का ध्यान रखना है, दिस इज
सेंटीमीटर, तो कन्वर्टेड इनटू मीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर था, कन्वर्टेड इनटू मीटर, देन माइनस म्यू mg cos 37 is 4/5 into 0.1. तो सॉल्व करो, दिस म्यू विल कम आउट टू बी 1/8 and 1/8 is 0.125. तो दिस विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। बाकी देखो यहाँ पे म्यू छोड़ के, म्यू को छोड़ के बाकी सब आपकी वैल्यूज आपको पता है, जस्ट सॉल्व कर लो। ये जो आपकी पहली वैल्यू है, दिस विल कम आउट टू बी 0.5 माइनस 0.6 इज इक्वल टू माइनस म्यू इंटू 8 इंटू 0.1, तो ये माइनस 0.1 हो जाएगा, तो माइनस 0.1 माइनस कैंसिल, सो म्यू विल कम आउट टू बी 1/8। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। और अगेन अगर आप देखो तो मैंने सिर्फ इसको 2 स्टेप्स में सॉल्व किया है, कोई ज़्यादा मैंने काम नहीं किया, जस्ट मैंने यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी को पहले स्टडी किया और फिर मैंने फ्रिक्शन का वर्क डन निकाला, और वो वर्क डन में भी कोई इंटीग्रेशन नहीं लगी। और अगर वैसे आप इसको फोर्सेस के हिसाब से करते, तो जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हो स्प्रिंग वैसे वैसे स्ट्रेच हो रहा है, तो स्प्रिंग में फोर्स हर वक्त चेंज हो रही है। तो अगर आप दूसरे मेथड से इसको सॉल्व करते, दूसरा मतलब नेट फोर्स निकालते, नेट फोर्स निकाल के फिर वर्क डन निकाल के इसको सॉल्व करते, तो ये बहुत लंबा होना था, क्योंकि यहाँ पे फोर्स हर वक्त बदल रही है व्हेन द ब्लॉक इज कमिंग डाउन। दिस वुड हैव बीन अ वेरी डिफिकल्ट वे टू सॉल्व द क्वेश्चन। बट ये जो तरीका हमने लगाया है, इसके लिए दिमाग लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि मैकेनिकल एनर्जी को मैं कैसे अप्लाई करूं, वर्क डन कैसे, ये सब प्रैक्टिस है। सो यू नीड टू डू दीज क्वेश्चंस अगेन एट होम, एक बार दोबारा इनको खुद सॉल्व करो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। यू हैव बीन गिवन few figures, so in figure examples of some potential energy function is given to you. Total energy E of particle is indicated by the cross mark on the energy axis. तो ये जो आपको ग्राफ दिया हुआ है, ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है। ये जो ग्राफ दिया हुआ है, ये भी पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है। ऐसे ही नीचे आपको यहाँ पे जो ग्राफ, ये भी पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है, और ये वाला ग्राफ भी पोटेंशियल एनर्जी, तो 4 अलग अलग ग्राफ्स हैं। और क्वेश्चन है कि जो टोटल एनर्जी है वो आपको यहाँ पे क्रॉस डाल के दी हुई है, ये टोटल एनर्जी। तो ये टोटल एनर्जी जो है वो क्रॉस डाल के दी हुई है, और जो ग्राफ बना हुआ है वो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है। नाउ यू हैव टू टेल दैट इन विच of the following cases you have to identify regions in all the cases. So specify the regions, if any, in which the particle cannot be found. मतलब कोई ऐसे रीजन इस पूरे ग्राफ में आपने नोटिस करना है कि क्या कोई ऐसी जगह है जहाँ पे ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है, जहाँ पे पार्टिकल नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पे जो बात है वो कुछ ऐसी बात हो रही है जो इनवैलिड है। अब देखो ये क्या है, दिस इज टोटल एनर्जी, ये टोटल एनर्जी है। टोटल एनर्जी विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। Why? Because law of conservation of energy says that energy can be created nor be destroyed, it will change from one form to another form. तो यहाँ पे जो टोटल एनर्जी है that will always remain constant, and your total energy here will be sum of kinetic and potential. क्योंकि कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं दी, तो इसका मतलब ये कंजर्वेटिव फोर्सेस का केस है। तो ये जो आपके पास टोटल एनर्जी है वो काइनेटिक एंड पोटेंशियल का सम है। हाँ जी, ठीक है। तो अब आपने मेरे को ये ग्राफ देख के बताना है कि कोई ऐसा यहाँ पे रीजन, कोई ऐसी जगह आपको लग रही है कि ये बात पॉसिबल नहीं है। देखो ये जो टोटल एनर्जी है ये हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, दिस विल रिमेन कांस्टेंट। अच्छा, अगर ये कांस्टेंट है तो इफ काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज, पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज। अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी। इतनी बात तो क्लियर है। जब काइनेटिक एनर्जी, जब आपकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी। क्यों? क्योंकि ऐड करके आंसर क्या आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए। अब अगर आपकी जो
पोटेंशियल एनर्जी है दैट बिकम्स ग्रेटर देन टोटल एनर्जी, इफ पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स ग्रेटर देन टोटल एनर्जी, ये जो वैल्यू है ये टोटल एनर्जी से बड़ी हो जाए। जैसे मेरे पास है 8 इज इक्वल टू एक्स प्लस 12, तो देखो ये 8 से बड़ा हो गया, तो फिर x क्या बनेगा? -4। काइनेटिक एनर्जी माइनस में आ सकती है, काइनेटिक एनर्जी माइनस में आ सकती है? नहीं आ सकती, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv²। तो इफ योर potential energy is greater than total energy, kinetic energy will become negative, which is not possible. अच्छा, अगर अगर ऐसे होता, काइनेटिक एनर्जी इज ग्रेटर देन टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज ग्रेटर देन टोटल एनर्जी, अब उल्टा ले लिया मैंने, काइनेटिक एनर्जी इज ग्रेटर देन टोटल एनर्जी, तो फिर पोटेंशियल एनर्जी विल बी नेगेटिव, एंड दिस इज पॉसिबल, क्योंकि हमने कहा था कि पोटेंशियल एनर्जी माइनस में आ सकती है। तो ये चीज हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी कैन बी ग्रेटर देन टोटल एनर्जी। तो यहां पे एक बात और आ गई कि यस, काइनेटिक एनर्जी कैन बी ग्रेटर देन टोटल एनर्जी इन अ गिवन केस, because if kinetic energy is greater than total energy, in that case what you will observe is that potential energy will be negative, और kinetic, जैसे ये 8 is equal to kinetic energy 12 है और potential energy निकालनी है, तो potential energy -4 है, तो potential energy -4 हो सकती है, potential energy माइनस में जा सकती है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ पे कौन सा ग्राफ पॉसिबल नहीं होगा? वो वाला ग्राफ पॉसिबल नहीं होगा जिसमें पोटेंशियल एनर्जी जो है वो टोटल एनर्जी से ज्यादा है। अब इसमें जरा देखो, कहीं पे नजर आ रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी से ज्यादा है? ये देखो, ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी है जो टोटल एनर्जी से ज्यादा है। तो दिस मीन्स दैट दिस पार्टिकल विल नॉट बी फॉर विच केस? फॉर x greater than a. For x greater than a, the graph is not possible. For x greater than a, the particle is not possible. You cannot have a particle having this particular graph. ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। अगर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी इक्वल हो गए। पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी दोनों इक्वल हो गए। तो देखो ये बात क्लियर है? हाँ जी, ये बात क्लियर है सबको? हाँ जी, ऑनलाइन देखो ये बात क्लियर है? तो अगर मैं आपसे अब ये सेकंड केस के लिए पूछूं, अगर मैं ये पूछूं कि इस केस में बताओ कि ग्राफ कब पॉसिबल नहीं है, तो हैंड रेस करो और बताओ कि ग्राफ कब पॉसिबल नहीं है। हाँ जी अंगद, कब पॉसिबल नहीं है ग्राफ? ये टोटल एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। तो कब पॉसिबल नहीं है? एक ये और एक ये। तो कब पॉसिबल नहीं है? वन व्हेन योर एक्स इज लेस देन ए, and another when x is greater than b. For these two cases, less than a and greater than b, for these two cases graph is not possible. Why? Because your potential energy is greater than the total energy. जब भी potential energy total energy से ज्यादा होगी वो पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन अगर काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी से ज्यादा होगी वो पॉसिबल होगा। काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी से ज्यादा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी वहां पे क्या होगी? नेगेटिव होगी, ताकि ऐड करके आंसर जो है वो टोटल एनर्जी जितना आ जाए। और टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। तो देखो ये क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं किसी को? हाँ जी क्लियर है सबको? देन हाँ देवांश बोलो क्या पूछना है। ये जो ग्राफ है बेटा, ये देखो, ये जो लाइन जा रही है, ये देखो, ये पोटेंशियल एनर्जी। हाँ ये पोटेंशियल, ये जो आपको लाइन देखो, ये ग्राफ दिया हुआ है, ये ग्राफ दिया है, इसमें ग्राफ पोटेंशियल एनर्जी का दिया हुआ है। ये जो ग्राफ देखो यहाँ पे, एग्जांपल्स ऑफ सम पोटेंशियल एनर्जी फंक्शंस। पोटेंशियल एनर्जी फंक्शंस का मतलब कि आपको जो ग्राफ नजर आ रहा है वो किसका नजर आ रहा है? पोटेंशियल एनर्जी का। और लिखा है
ठीक है, टोटल एनर्जी इज इंडिकेटेड बाय क्रॉस मार्क, क्रॉस, इसको क्रॉस कहते हैं, ये मार्क से टोटल एनर्जी इंडिकेट हो रही है, बाकी जो लाइंस नजर आ रही हैं वो पोटेंशियल एनर्जी की। ये तो मैं बना रहा हूं अपने लिए, ये मैं बना रहा हूं अपने लिए कि ये टोटल एनर्जी है, तो मैंने ये लाइन बना दी। कि ये लाइन क्यों बना रहा हूं मैं, क्योंकि टोटल एनर्जी जो है वो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहेगी, तो जैसे जैसे मैं ये एक्स के ऊपर जाऊंगा तो मेरी टोटल एनर्जी यही रहेगी, ये नहीं बदलेगी। हाँ जी ठीक है। अब नेक्स्ट देखो यहां पर, अब इस केस में बताओ, ये मेरी टोटल एनर्जी है, तो ये मेरी टोटल एनर्जी है, तो बताओ कि भाई इस केस में कौन से रीजन में ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर ऑल द वैल्यूज, फॉर ऑल द वैल्यूज मीन्स दैट फॉर एक्स माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, सारी जितनी भी वैल्यूज यहां पे आपको नजर आ रही हैं, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स द ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। मैं जो आंसर दे रहा हूं वो नॉट पॉसिबल के लिए दे रहा हूं, ऊपर भी जो मैंने आंसर दिए वो नॉट पॉसिबल। एंड देन दिस थर्ड वन, ये लास्ट वन, ये मेरी टोटल एनर्जी। तो कब ग्राफ पॉसिबल नहीं है? हाँ जी, कौन बताएगा कब पॉसिबल नहीं है? हाँ जी भूमिका बताओ बेटा, कब पॉसिबल नहीं है? एक ये पॉसिबल नहीं है, ये टोटल एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, और एक ये पॉसिबल नहीं है, ये भी ज्यादा होगी। तो आपका जो एक्स है, अगर आप ध्यान से देखो, तो दैट इज लाइंग फ्रॉम माइनस बी बाई टू, एक्स इज ग्रेटर देन माइनस बी बाई टू एंड लेस देन माइनस ए बाई टू। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो एक्स इज ग्रेटर देन ए बाई टू एंड लेस देन बी बाई टू, ये और ये। तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड आंसर, क्योंकि आपको एमसीक्यू जब आएगा तो वहाँ पे ऐसे वैल्यूज लिखी होंगी, ऐसे ये वैल्यूज वहाँ पे दी होंगी, आपने उनको टिक करना है कि कौन से केस में वो पॉसिबल नहीं है। तो ये वाला जो केस है, इसमें इस रीजन और ये रीजन, और ये रीजन जो आपके पास बन रहा है ये इस तरीके से बन रहा है। तो देखो ये क्लियर है? हाँ जी क्लियर है सारे अनु? So this is your required answer. So here there is one more fact which you will remember is that is your total energy will be kinetic and potential energy sum. जो बात अब याद रखनी है, टोटल एनर्जी काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी सम में, अगर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा, और वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब अगर ये इंक्रीज करेगा तो ये डिक्रीज करेगा। अच्छा, when when kinetic energy is maximum, potential energy will be minimum, and when your potential energy is maximum, kinetic energy will be minimum. अब इधर एक बात और आएगी कि मिनिमम काइनेटिक एनर्जी मींस जीरो वैल्यू, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कभी नेगेटिव में तो आ ही नहीं सकती, तो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी मींस जीरो वैल्यू। तो हमें असर्शन रीजनिंग या ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन आ जाएगा कि व्हेन, हमें ऐसे आ जाएगा कि व्हेन potential energy is maximum, when potential energy is maximum, kinetic energy is zero, तो हम कहेंगे यस, यस ये ट्रू है। और हमें फिर एक स्टेटमेंट आ जाएगी कि व्हेन काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो, एक ये स्टेटमेंट आ जाएगी। अब ये वाली जो पहली स्टेटमेंट है, ये वाली, ये तो सही है, क्योंकि व्हेन काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी, व्हेन योर पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी इज मिनिमम। एंड मिनिमम का क्या मतलब है? मिनिमम का मतलब है कि जीरो, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जीरो से कम नहीं हो सकती। पर यहां पर देखो, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कैन नॉट बी जीरो बिकॉज इट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, मतलब मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कैन बी जीरो और नेगेटिव, क्योंकि मिनिमम का मतलब नीचे जा रहे हो आप, तो जीरो से भी कम हो सकती है। तो ये जो स्टेटमेंट है नॉट ऑलवेज ट्रू, मतलब ट्रू भी हो सकता है कि वहां पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो भी हो सकती है, बट इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू।
पोटेंशियल एनर्जी कैन बी 0 और नेगेटिव। नेगेटिव भी हो सकती है क्योंकि काइनेटिक बढ़ रही है, पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, और वो कम होते होते नेगेटिव में भी जा सकती है। कम होते होते काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव में नहीं जाएगी। तो ये स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू है, पर ये वाली स्टेटमेंट जो है ये ऑलवेज ट्रू नहीं है। तो ये बातें अब याद रखनी है क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस असर्शन रीजनिंग में आ सकते हैं। हाँ जी, ये क्लियर है। नाउ वील गेट सम इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, तो ये ऐसे हमें इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी आएंगे। देखने के लिए न्यूमेरिकली लगेगा, लेकिन कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, जो अगर कंसेप्ट आता है तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि अ स्मॉल ब्लॉक स्लाइड्स along a track with elevated ends and a flat center as shown in the figure। तो अगर मैं यहाँ पे ये फिगर लूँ तो इस फिगर में मैं क्या नोटिस कर रहा हूँ कि यहाँ पे ये दो एलिवेटेड एंड्स हैं। ये देखो, एक ये एलिवेटेड एंड है, फिर ये दूसरा एलिवेटेड एंड है। ये दो एलिवेटेड एंड्स हैं, और एक ये बीच में हमारे पास ये फ्लैट एंड है। नाउ द फ्लैट पोर्शन BC हैज अ लेंथ ऑफ 3 मीटर। तो ये जो BC पोर्शन है ये वाला, इसकी जो लेंथ है वो 3 मीटर है। द कर्व्ड पोर्शन ऑफ द ट्रैक आर फ्रिक्शनलेस। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाले कर्व्ड पोर्शन, ये वाले, दे आर फ्रिक्शनलेस। यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, दे आर फ्रिक्शनलेस। फॉर द फ्लैट पार्ट द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज 0.2। इसका मतलब ये जो BC वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, BC वाला पोर्शन, ये पोर्शन हमारा रफ है। ये BC पोर्शन जो है ये आपका रफ है, और ये जो आपका पोर्शन है ये दोनों आपके स्मूथ हैं। और स्मूथ का मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है। Here there is no friction. The particle is released from point A, which is at a height of 1.5 मीटर। तो ये जो हाइट हमें दी हुई है वो 1.5 मीटर है, और इस हाइट से मैं ये बॉडी A को रिलीज कर रहा हूँ। Where does the block finally comes to rest? तो ब्लॉक फाइनली कहाँ पे रेस्ट पे आएगा? तो अच्छा, अगर मैं ये गिवन केस देखूं तो मैं क्या नोटिस करूंगा कि जब ये नीचे आएगा तो क्या होगा? सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट होगी, और जब B पे पहुंच जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो सारी की सारी कन्वर्ट हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो सारी खत्म होके किस में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक में। अच्छा, उसके बाद यहाँ आएंगे हम। इसके बाद जब हम ऊपर जाएंगे तो हम क्या नोटिस करेंगे? काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगी। अच्छा, अब ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम होनी शुरू हो जाएगी। क्यों कम होनी शुरू हो जाएगी? क्योंकि यहाँ पे जो आपका गिवन सरफेस है वो क्या है? रफ है। तो जो बात यहाँ पे अंडरस्टैंड करने वाली है वो ये है कि BC पोर्शन में नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग रही है। BC पोर्शन में नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग रही है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फ्रिक्शन। और जो हमारा ऊपर कर्व्ड पोर्शन है उसमें सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। अच्छा, अब यहाँ पे बॉडी अल्टीमेटली अगर रेस्ट पे आएगी तो ऑन द फ्लैट सरफेस ही आएगी, और जब बॉडी ऑन द फ्लैट सरफेस रेस्ट पे आएगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो जाएगी, क्योंकि वो फ्लैट सरफेस पे जब रेस्ट पे आएगी तो फ्लैट सरफेस ग्राउंड है, तो पोटेंशियल तो जीरो हो ही गया, और रेस्ट पे आना मतलब काइनेटिक भी जीरो। और हमने क्या स्टडी किया था कि अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो तो फिर चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी इज वर्क डन बाय योर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। और यहां पे हमारी जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है वो कौन सी फोर्स है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन।
तो याद है हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेज हों, अगर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेज हों, देन मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व मतलब किसी भी जगह पे काइनेटिक और पोटेंशियल का सम कांस्टेंट रहेगा। लेकिन अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आ गई, फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, तो फिर क्या होगा? मैकेनिकल एनर्जी बदलेगी, सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल जो है वो बदलेगा। तो यहां पे मेरे पास अगर मैं स्टार्टिंग में देखूं, तो स्टार्टिंग में मेरी जो मैकेनिकल एनर्जी है, अगर मैं इनिशियली देखूं, तो स्टार्टिंग में जो मेरी मैकेनिकल एनर्जी है वो कितनी है? mgh। और अगर मैं फाइनली देखूं, तो फाइनली मेरी मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी? 0, क्योंकि फाइनली आपने यहाँ पे किस पे आना है? रेस्ट पे आना है। तो आपने जब रेस्ट पे आना है तो आपकी काइनेटिक एनर्जी भी 0 और पोटेंशियल एनर्जी तो 0 होएगी, क्योंकि आप फ्लैट सरफेस पे हो। अच्छा, तो इसका मतलब हो गया फाइनल मैकेनिकल एनर्जी 0 है और इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी mgh। और आपका जो फ्रिक्शन है, देखो वर्क डन फ्रिक्शन वो हो गया F इंटू एस कॉस 180। हाँ जी, ये पता लगा कॉस 180 क्यों? देखो जब आप ऐसे जा रहे हो, जब आपका ब्लॉक ऐसे जा रहा है, तो फ्रिक्शन जो लगेगी वो आपके डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट। अच्छा, जब आप यहाँ से जैसे ऊपर चले गए, ऊपर जाके फिर आप रेस्ट पे आए, रेस्ट पे आने के बाद आप फिर दोबारा नीचे आए, जब आप नीचे आओगे तो आप किधर को जाओगे? टूवर्ड्स लेफ्ट। तो आपकी डिस्प्लेसमेंट जो है वो लेफ्ट साइड होगी और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन राइट साइड। दोनों एक दूसरे के क्या लग रहे हैं? ऑपोजिट। तो फ्रिक्शन हमेशा ही डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट लगेगा। तो मेरे पास यहाँ पे cos 180 इज -1, तो cos 180 इज -1, तो mgh इज इक्वल टू f इंटू एस। तो s विल बी इक्वल टू mgh ओवर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो आपकी कितनी होगी? म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन, एंड नॉर्मल रिएक्शन इज mg। वाई mg? जब आप ये फ्लैट सरफेस पे होगे तो आपका वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड्स और नॉर्मल एक्शन एक्ट करेगा अपवर्ड्स। तो आपका वेट और नॉर्मल रिएक्शन जो है ये आपका गिवन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे जो मेरा गिवन फ्रिक्शन है वो बन गया म्यू mg। तो ये mg कैंसिल हो गया, वैल्यू पुट कर दो, h इज 1.5 और म्यू हमें जो दिया हुआ है दैट इज 0.2। तो म्यू की वैल्यू 0.2 दी हुई है हमें क्वेश्चन में, तो दिस वैल्यू विल कम आउट टू बी हाउ मच? 7.5 मीटर। तो बॉडी विल ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ 7.5 मीटर ऑन दिस रफ फ्लोर। अच्छा, ऑन दिस रफ फ्लोर, तो ये जो रफ फ्लोर है यहां से लेके यहां तक कितना डिस्टेंस है? 3 मीटर। 7.5 करना है, तो इसका मतलब 3 मीटर फिर बैक, कितना हो गया? 6। अच्छा, अब 6 के बाद ये x डिस्टेंस आएगा, तो ये हमारे पास आ गया 3 + 3 + x इज इक्वल टू, ये मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अगर पूरा 3 लेके जाओगे तो 9 हो जाएगा, पर आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है? 7.5। तो आपका देखो x कितना आ गया? 1.5 मीटर। सो हाउ मच, at what point it will come at rest? तो it will come at rest at a distance of 1.5 मीटर from B, एंड 1.5 मीटर फ्रॉम B जो है वो मिड पॉइंट हो गया, क्योंकि 3 का मिड 1.5 है। तो आपका ये E पॉइंट है जहां पे ये बॉडी रेस्ट पे आएगी। बॉडी विल कम एट रेस्ट एट पॉइंट E, एंड दिस पॉइंट E इज द मिड ऑफ BC। ये जो पॉइंट E है, ये पॉइंट E जो है दिस इज मिड ऑफ BC। तो देखो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो गया, क्योंकि ज्यादा लंबा तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, तो देखने में क्वेश्चन टफ लगता था। देखने में फिगर देखो, क्वेश्चन देखो कितना लंबा है, लेकिन आंसर बहुत सिंपल था। बस एक कंसेप्ट लगाना था, क्या? कि अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस आ जाती हैं तो चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी इज योर वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये हमारा गिवन कंसेप्ट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो याद रखनी है, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो मेरे को ये कोऑर्डिनेट्स में पॉइंट्स दिए हुए हैं,
तो जो मेरा पॉइंट ए है, अगर मैं इसका पोजीशन लूँ तो इसका पोजीशन आ गया 2 आई कैप, 3 जे कैप, 4 के कैप। एंड अगर मैं बी पॉइंट लूँ तो बी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर आया वो क्या आ गया, 1 आई कैप, 2 जे कैप एंड 3 के कैप। नाउ आई वांट टू फाइंड माय डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो 1 माइनस 2 इज -1 आई कैप, 2 माइनस 3 माइनस जे कैप, 3 माइनस 4 माइनस के कैप। तो ये हमारी डिस्प्लेसमेंट आ गई। और जो हमें फोर्स यहाँ पे दी हुई है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, तो ये हमारा गिवन फोर्स है। अच्छा, अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये कांस्टेंट फोर्स है, क्योंकि आई के साथ 2 है, जे के साथ 3 है, के के साथ 4 है, ये सब कांस्टेंट्स हैं। तो ये जो फोर्स है ये कांस्टेंट है। तो अगर मैंने वर्क डन निकालना है तो वर्क डन इज सिंपली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और अब आई वाला आई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट जे से के से। तो आपका जो वर्क डन है ये आ गया -2 -3 एंड -4। तो दिस कम्स आउट टू बी -9 joules। So work done here comes out to be -9 joules। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो जब भी क्वेश्चंस आएंगे तो ऐसी बातों का भी ध्यान रखना है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अच्छा, अभी तो फोर्स कांस्टेंट थी, अगर वेरिएबल हो तो फिर कैसे करेंगे। नाउ हियर इन दिस क्वेश्चन बॉडी इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इनिशियल पोजीशन। तो मुझे जो इनिशियल पोजीशन दी हुई है वो है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप। एंड फाइनल पोजीशन जो हमें दी हुई है दैट फाइनल पोजीशन इज 4 आई कैप प्लस 6 जे कैप। तो ये हमारी इनिशियल और फाइनल पोजीशन है। फोर्स जो बॉडी पे लग रही है वो ये लग रही है। तो हमारी जो फोर्स यहाँ पे बॉडी पे एक्ट कर रही है दैट इज 3x स्क्वायर आई कैप प्लस 2y के कैप। अब अगर मैं देखूं ये मेरे जैसे जैसे आगे जाऊंगा, क्योंकि मेरा ये इनिशियल पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट है, ये मेरा फाइनल पॉइंट है। तो जब मैं इनिशियल से फाइनल पॉइंट जा रहा हूं तो मेरा एक्स कोऑर्डिनेट भी बदल रहा है। ये देखो एक्स कोऑर्डिनेट बदल रहा है। और जब मैं इनिशियल से फाइनल जा रहा हूं तो मेरा वाई कोऑर्डिनेट बदल रहा है। इसका मतलब कि जब मैं इनिशियल से फाइनल जा रहा हूं तो ये एक्स और ये वाई दोनों बदल रहे हैं। तो जब ये बदल रहे हैं तो इसका मतलब फोर्स चेंज कर रही है। तो अगर फोर्स चेंज कर रही है तो ये जो फोर्स है ये वेरिएबल फोर्स है। तो ये वेरिएबल फोर्स है। और अगर वेरिएबल फोर्स का वर्क डन निकालना है तो फिर क्या करेंगे। तो वेरिएबल फोर्स का वर्क डन निकालने के लिए हम पहले वर्क डन फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। पहले स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का वर्क डन निकालेंगे और फिर उसको टोटल वर्क डन निकालने के लिए उसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। तो अगर मैं ध्यान से यहाँ पे नोटिस करूँ तो मेरा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट बनेगा क्या। तो मेरा जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट बनेगा वो हो जाएगा dx आई कैप, dy j कैप एंड dz k कैप। वैसे मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे dz k कैप अवॉइड कर सकता हूँ। मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इस न्यूमेरिकल में k कैप नहीं है फोर्स के अंदर, पर बाकी किसी न्यूमेरिकल में k कैप आ सकता है। तो अगर मैं यहाँ पे dz k कैप नहीं लिख रहा, वो इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि फोर्स में k कैप नहीं है।
अदरवाइज वैसे जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप एंड डी जेड के कैप, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट हो गया अलॉन्ग एक्स, डिस्प्लेसमेंट हो गया अलॉन्ग वाई, डिस्प्लेसमेंट हो गया अलॉन्ग जेड, और तीनों स्मॉल स्मॉल को ऐड करोगे तो आपको वो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी। तो अगर मैं यहां पर एफ डॉट डी आर करता हूं, अगर मैं एफ डॉट डी आर यहां पे करता हूं तो मेरा जो एफ डॉट डी आर है देखो क्या होगा, आप आई को आई से मल्टीप्लाई करो, तो आई को जब आई से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू बन जाएगी 3x स्क्वायर डी एक्स। फिर आप यहाँ पे देखो j को j से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि i वाला कंपोनेंट i से मल्टीप्लाई होगा, j वाला कंपोनेंट j से, k से, डॉट प्रोडक्ट यही होता है, डॉट i इज 1, j डॉट j इज 1, k डॉट k इज 1। तो आपने सेम कंपोनेंट्स जो है डायरेक्शन उनको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी आ गई, 2y dy। अच्छा यहाँ पे z है ही नहीं है, ये 0 k कैप है, तो ये फैक्टर 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये मेरा फैक्टर 0 हो गया। तो ये मेरे पास जो स्मॉल वर्क डन है वो कितना आ गया, 3x स्क्वायर डी एक्स प्लस 2y dy। और अब मैंने टोटल वर्क डन निकालना है, तो टोटल वर्क डन करने के लिए मैं इसको क्या करूंगा, इंटीग्रेट। तो टोटल वर्क डन इंटीग्रेट। अच्छा अब इंटीग्रेट कैसे करेंगे, तो इंटीग्रेट के लिए आपको इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स, अब जरा ध्यान से देखो, ये आपका इनिशियल पॉइंट है और ये आपका फाइनल पॉइंट है, और यहां पर ये है इनिशियल एक्स, ये है फाइनल एक्स, और ये है आपका इनिशियल वाई और ये है आपका फाइनल वाई। तो अगर मैं x की बात करूं, अगर मैं x की बात करूं तो x की जो इनिशियल वैल्यू है वो 2 है और फाइनल वैल्यू 4 है। अगर मैं y की बात करूं तो y का इनिशियल वैल्यू 3 है, फाइनल वैल्यू 6 है। और यहां पे देखो ये है dx, तो dx का मतलब x की लिमिट्स, तो x की जो लिमिट्स हैं वो आपने यहां पुट करनी है, यहां पुट करनी है। और ये आपका dy, देखो dy, तो ये जो dy है ये dy, तो dy के साथ ये 2y, तो यहां पे आपने dy, जहां dy है वहां पे y की लिमिट्स होंगी, जहां dx है वहां पे x की लिमिट्स होंगी। तो इसको जब हम लिखेंगे, अगर मैं यहाँ पे इकट्ठा लिख दूं, तो यहाँ पे इकट्ठा अगर मैं लिखूंगा तो ये मेरे पास आ गया, नीचे पहले इनिशियल x, तो इनिशियल x कितना है 2 एंड इनिशियल y कितना है 3, और ऊपर फाइनल x 4 और फाइनल y। तो अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो मैं ऐसे कोमा डाल के क्यों लिख रहा हूं, जो मैं पहले लिख रहा हूं वो x है, जो मैं बाद में लिख रहा हूं वो y है। अगर यहाँ z होता तो फिर एक कॉमा और आता और फिर z भी लिखता मैं। पर अब किसको कौन सी लिमिट देनी है, किसको कौन सी लिमिट देनी है, तो ये समझना है, ये जो पहले लिख रहे हो ये x मतलब dx की लिमिट्स हैं, ये जो ये लिख रहे हो ये y dy की लिमिट्स हैं। तो यहाँ पे इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं ओपन करूंगा, ये 3x स्क्वायर dx, फिर ये प्लस है, देखो प्लस, तो ये प्लस, तो 2y dy। और जब मैं लिमिट्स डाल रहा हूं तो जब मैंने यहाँ पे देखा dx, तो dx के लिए मैंने सिर्फ x की लिमिट्स डाली, और यहाँ पे मैंने देखा dy, तो dy के केस में मैंने सिर्फ y की लिमिट्स डाली। नाउ सॉल्व दिस, तो अब आप इसको सॉल्व करो, तो देखो ये 3x स्क्वायर क्या बन गया, x क्यूब बाई 3, n+1 ओवर n+1, एंड लिमिट्स आर 2 एंड 4। फिर उसके बाद प्लस 2y स्क्वायर बाई 2, लिमिट्स आर 3 एंड 6। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो 3 है 2 है ये कैंसिल हो गया, तो मेरा जो वर्क डन यहाँ पे आया दैट इज 4 क्यूब माइनस 2 क्यूब प्लस 6 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। तो ये जो मैथमेटिक्स है इसका ध्यान रखना है,
क्योंकि क्वेश्चन तो सॉल्व हो चुका है, फिजिक्स तो ऊपर लगा ली है, पर जब वेरिएबल होगा तो लिमिट्स कैसे पुट करनी है ये समझना बहुत जरूरी है। और फिर आप जब यहाँ पे ये वैल्यूज पुट करोगे तो दिस इज 64 -8 प्लस 36 -9, तो ये हमारे पास आ गया 56 प्लस 27। तो वर्क डन जो है वो आपके पास कितना आ गया, वर्क डन कम्स आउट टू बी 83 जूल्स। तो आपका जो वर्क डन है वो 83 जूल्स आ गया। तो ठीक है, वर्क डन 83 जूल्स आ गया, तो ये आपका गिवन वर्क डन है एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। हाँ जी, चेक करो ये क्लियर है सबको। नाउ वील बी डिस्कसिंग सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पावर, क्योंकि हमने एनर्जी और वर्क के तो बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, अब हम कुछ पावर के क्वेश्चंस करेंगे। अच्छा, पावर को जब हमने डील किया था तो हमने कहा था रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर, और एवरेज पावर को हमने कहा था दैट वाज टोटल वर्क डन ओवर टोटल टाइम टेकन, मतलब पूरे टाइम टेकन में आपने जो भी वर्क डन किया दैट इज योर एवरेज पावर। और फिर हमने इंस्टेंटेनियस पावर को डिफाइन किया था, इंस्टेंटेनियस पावर वाज dw बाय dt व्हेन टाइम इंटरवल इज वेरी स्मॉल। और फिर हमने वर्क डन एफ डॉट एस किया था, और हमने कहा था अगर कांस्टेंट फोर्स होगी तो फिर हमारे पास ये जो गिवन वैल्यू दिस इज एफ डॉट वी। तो ये हमारा इंस्टेंटेनियस पावर का रिलेशन था। एफ हो गई फोर्स जो आपकी लग रही है, और वी जो है वो वेलोसिटी है बॉडी की एट अ गिवन इंस्टेंट। तो ये हमारे पास पावर का फॉर्मूला है। और पावर और एनर्जी को हम कैसे रिलेट कर सकते हैं, योर एनर्जी विल बी इक्वल टू पावर इनटू टाइम। जो एनर्जी है दैट इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, ये हमारा रिलेशन है। और अगर आपके पास बॉडी के अंदर मोशन आ रहा है तो फिर वो जो एनर्जी है वो कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। तो फिर काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू पावर इनटू टाइम। कब, इफ दैट फोर्स इज ब्रिंगिंग मोशन इन द बॉडी, अगर वो नेट फोर्स है तो फिर वो जो नेट फोर्स है उससे जो एनर्जी आएगी वो कौन सी एनर्जी आएगी, काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, अब हमारे पास जैसे अब ये क्वेश्चन है कि अ पार्टिकल ऑफ मास m इज लाइंग ऑन अ स्मूथ टेबल, कांस्टेंट फोर्स F टेंजेंशियल टू द सरफेस इज अप्लाइड ऑन इट। तो यहाँ पे देखो हमारे पास एक बॉडी है और उस बॉडी का मास m है, हमने उसको टेबल पे रखा, और ये टेबल पे हम एक टेंजेंशियल का मतलब हो गया ये हॉरिजॉन्टल फोर्स, टेंजेंट का मतलब होता है सरफेस के लॉन्ग, तो ये सरफेस के लॉन्ग मैंने ये फोर्स लगा दी, तो ये हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा दी। अब ये कांस्टेंट फोर्स है, तो अगर फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगी। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन आएगी वो क्या होगी, F बाय m, क्योंकि ये जो फोर्स है ये इस बॉडी के अंदर क्या जनरेट करेगा, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जनरेट करेगा तो हर वक्त इसकी वेलोसिटी चेंज होगी, पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी क्योंकि फोर्स यहाँ पे कांस्टेंट है। अब क्वेश्चन आ गया कि फाइंड द एवरेज पावर ओवर द टाइम इंटरवल 0 to t। तो एवरेज पावर का जो फॉर्मूला था दैट वाज इक्वल टू वर्क डन ओवर टाइम टेकन, और जो मेरा टाइम है वो 0 से t, ये टाइम टेकन हो गया। तो टाइम टेकन मेरा जो डेल्टा टी टाइम इंटरवल है वो हो गया फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये मेरा टी टाइम हो गया। तो मैंने टी टाइम में वर्क डन निकालना है, और वर्क डन हो गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। अच्छा, अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालूंगा, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। और मैं ये फॉर्मूला इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसके फॉर्म में आंसर आना चाहिए। तो मेरे पास u तो 0 है बिकॉज बॉडी वॉज लाइंग, लाइंग का मतलब इनिशियली एट रेस्ट। तो आपके पास जो s हुआ वो क्या हो गया, हाफ ऑफ f बाई एम इंटू टी स्केयर, क्योंकि a जो है वो f बाई एम है, जो आपका एक्सेलरेशन है वो ये हो गया। तो मेरे पास जो एवरेज पावर आई दैट एवरेज पावर विल बी इक्वल टू f ओवर t इंटू, अब s की वैल्यू लिख दो, हाफ ऑफ f बाई एम इंटू टी स्केयर। तो ये आपके पास जो गिवन एवरेज पावर है इसका फॉर्मूला क्या बन गया, ये बन गया एफ स्केयर इंटू टी बाय 2m। तो ये मेरा गिवन आंसर आ गया। और देखो क्वेश्चन में आपको f दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपको t टाइम के ऊपर एवरेज पावर निकालनी है,
और आपको मास दिया हुआ है, तो आपका जो आंसर है वो उन टर्म्स के बेसिस पे आना चाहिए जो टर्म्स क्वेश्चन में दी हुई हैं। तो ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर है। तो मेन बात यहाँ पे जो अंडरस्टैंड करने वाली है वो ये है कि जो आपको क्वेश्चन में वैल्यूज दी हैं, आंसर उनके टर्म्स में आना जरूरी है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो ये है कि फाइंड द इंस्टेंटेनियस पावर एज फंक्शन ऑफ टाइम। तो इंस्टेंटेनियस पावर एज फंक्शन ऑफ टाइम, तो इंस्टेंटेनियस पावर इज dw/dt, और क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स है वो एक्सेलरेशन ला रहा है, एक्सेलरेशन से क्या आएगी, वेलोसिटी। तो यहाँ पे ये हो गया एफ वी कॉस जीरो, वाई कॉस जीरो, क्योंकि आप जिधर को फोर्स लगा रहे हो बॉडी उधर को ही जाएगी, तो उधर को ही उसकी वेलोसिटी आएगी, क्योंकि बॉडी रेस्ट पे थी, तो जिधर फोर्स लगाएंगे बॉडी उधर को जाएगी, उधर को ही वेलोसिटी आएगी। तो एफ और वी की डायरेक्शन सेम है, तो एफ एंड वी की अगर डायरेक्शन सेम है तो हमारे पास जो पावर है दैट विल बी इक्वल टू एफ इनटू वी, और v को अगर मैंने निकालना है तो v इज इक्वल टू u प्लस 80। तो दिस मीन्स दैट v इज इक्वल टू f बाय m इंटू टी। तो हमारे पास यहाँ पे जो पावर आया उसका फॉर्मूला आ गया f इंटू एफ बाई एम इंटू टी। तो इंस्टेंटेनियस पावर इज f स्क्वायर इंटू टी बाय m। तो ये आपकी जो इंस्टेंटेनियस पावर है उसकी जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, एफ स्क्वायर इंटू टी बाई एम। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये पावर वाले क्वेश्चंस हैं, मतलब पावर को जब भी डील करना है तो यही फॉर्मूले हैं जो लगने हैं, बस ध्यान से देखना है कि मैंने वर्क डन ओवर टाइम लगाना है या मैंने एफ डॉट वी लगाना है।